विद्या विद्यते एव यत्र सततं वेद्यो न योरागिणाम् यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषव्यालेष्वभीका बुधाः वेदाशेष विचारसीम विलसत् सिद्धांत भूमि समय विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। वैदिक विज्ञान केन्द्रेण समायोजितायाः दिवसत्रयव्यापिन्याः अस्याः संगोष्ठ्याः उद्घाटन सत्रे समुपस्थिताः अस्माकं समेषां पूज्याः आचार्याः रामचंद्र पांडे महोदयाः यत्र वस्तुतः सर्वमपि विज्ञानं स्वयमेव स्थितं विद्यते। मुख्य वक्तृत्वेन समुपस्थिताः आचार्याः मुरली मनोहर पाठक महोदयाः, आचार्याः सन्निधानं सुदर्शन सर महोदयाः पाठक महोदयाः, अस्माकं लाभ महोदयाः राजाराम शुक्ल महोदयाः विनय पांडे महोदयाः, संचालकाः मम सम्मुखे विद्यमानाः समेत प्राध्यापकाः। भवन्तः जानन्ति न अहं वैज्ञानिकः न वैदिकः, किन्तु अहं साहित्यस्य छात्रः। मम मनसि किञ्चिदपि उत्तरं भवितुं नार्हति, किन्तु प्रश्नाः नैके भवितुम् अर्हन्ति। वस्तुतः तदानीन्तन काले प्राचीन काले यथा इदानीं पाठकचरणैः उक्तम् एतत् अयं पक्षः एतदुच्यते अयं पक्षः एतदुच्यते अयं पक्षः एतदुच्यते कस्मात् भवति किं भवति अस्मादृशः तत् किमपि न जानन्ति, किन्तु प्राचीन काले एतादृशी व्यवस्था काचिदासीद् वा एतादृशी व्याख्यान परंपरा काचिदासीद् वा काचित् विद्या परंपरा आसीद् वा तत्रापि विचारः केन्द्रेणानेन प्रवर्तनीयः इति अहं चिन्तयामि। अहं यत् पठितवान्, समयः अस्माकम् अस्ति, चिंता नास्ति, अहं यत् पठित मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे कुछ सूत्र मिले। हमारे यहाँ एक था एक विद्य प्रस्थान, एक था द्विविद्य प्रस्थान और एक था त्रिविद्य प्रस्थान। ये तीनों प्रस्थान आचार्यों ने पूर्व पक्ष के रूप में लिए थे, जो कि वेदों के व्याख्याओं को ही लेकर चला करते थे। और आचार्य मधुसूदन ओझा जो है, अंभोवाद, अपोहवाद, भूवाद, मेघवाद, पता नहीं कितने वादों की उन्होंने स्थापना की, और उनमें भी उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों का है ना 10-10 वाद एक में उनका नाम आना चाहिए यहाँ, क्योंकि वो बहुत बड़े आचार्य हैं और 20वीं शताब्दी के महनीय आचार्यों में गिने जाते हैं। तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन हम लोग उन व्याख्याओं को बहुत समझ नहीं पाए। मैंने जिसे प्राप्त किया वहां एक तो माने एक विद्य प्रस्थान है, द्विविद्य प्रस्थान है, त्रैविद्य प्रस्थान है, एक चतुर्विद्य प्रस्थान है। चतुर्विद्य प्रस्थान से मुझे जितने संदर्भ मिले वहां पर सिद्धांत पक्ष आना शुरू होते हैं, बाकी तीन वो पूर्व पक्ष हैं। त्रैविद्य प्रस्थान में ये अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति चेति विद्या, त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवा, त्रयी विशेषो ह्यान्वीक्षिकी वार्ता दंड नीति चेति वारहस्पत्या, संवर्ण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विधा इति दंड नीति एका विद्या इत्यौषनसाः। इस तरह से करके पूरे प्रस्थानों का हम लोग देखते हैं। और शुक्र नीति तक जब हम जाते हैं तो शुक्र नीति में हमें 32 विद्याओं का प्रस्थान प्राप्त होता है, और मुझे लगता है कि वो निस्संदेह वैदिक विज्ञान के व्याख्या की सैद्धांतिक प्रस्तुति वो करते हैं। अब हमारे साथ समस्या क्या हो गई कि हम लोग जो हमारा जो प्रस्थान था वो मुझे लगता है केवल प्रैक्टिकल का प्रस्थान नहीं था, वो साधना का प्रस्थान था। हमारा जो प्रस्थान है, हमारे यहाँ कई वाद आ रहे हैं। कोई कहता है ये परमाणु से सृष्टि हुई है, आपके प्रशस्तवाद भाष्य वगैरह में परमाणुवाद चलता है। ततः परम महेश्वर से शिक्षानंतरम, पता नहीं क्या क्या सुंदर गद्य है, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो एक चलता है, वेदांत का वाद एक चलता है, लेकिन एक वाद वो भी है जो कहता है न ब्रह्म न जगत मिथ्या है और न ही ब्रह्म मिथ्या है। वो है प्रत्यभिज्ञा सिद्धांत। वो कहता है कि वो जो शिव है वो एक साथ विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है।
उस बात को लेकर के चलता है और नासदीय सूक्त से अभिनव गुप्त से जैसे आपने जोड़ा उसे जोड़ते हैं। तो वो और वो बार बार उसको दोहराते हैं कि कम से कम कुछ नहीं होना चाहिए, तो साधना का फल जब तक नहीं होगा तब तक माने वेद भगवान को कोई समझ नहीं सकता। और हमारे राजशेखर जो है वो भी काव्य पुरुष शब्द से वेद भगवान का ही उल्लेख करते हैं, और वहां भी वो कहते हैं कि उपासना के द्वारा ही अवगमनीय है, उपासना के द्वारा ही इसे समझा जाएगा। तो मुझे लगता है वो जो थोड़ा बहुत यहाँ साइंस विभाग में रखे रहते हैं डिब्बों में पानी वानी भर के और मिलाते हैं और कहते हैं ये बन गया ये बन गया, उससे तो मुझे जहां तक लगता है कि हम वेद की या वैदिक सृष्टि को समझ नहीं सकते। हमें गुरुओं की उपासना करनी होगी, हमें परंपरा को साथ में लेना होगा, तब होगा। हुआ क्या आखिर, कैसे हम भूल गए? हम इतना विस्मृत नहीं थे। 8वीं शताब्दी में, हम 7वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि लल्लक जद भी वही विज्ञान लिखती है। हमारा हमारा जो ये सिद्धांत है वो किसी प्रोफेसर के पास सुरक्षित रहने वाला नहीं है। दूर गांव गिराव जंगल में तपस्वी जो बैठा हुआ है, सिर्फ नाम ले रहा है, भगवत भजन कर रहा है, उसके पास भी पूरी ज्ञान शक्ति है, पर हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो है उस उपासना में रत रहता है, उस चिंतन में रत रहता है। और उपासना माने उस समय का चिंतन ही है। अगर हम चिंतन को पूरी तरह से नहीं लागू करेंगे, अब रहेगी बात कि आधुनिक जो मैथडोलॉजी है उसके साथ हम उसको जोड़ें, तो पता नहीं वो हमारी संस्कृति को कितना सूट करेगी, हमारे सिद्धांतों को कितना सूट करेगी, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे मनोज जी हैं, भैया हैं, और भी जो बड़े बड़े यहाँ काशी है, ये वास्तव में बहुत अच्छी जगह खुला है। तो ऐसे लोगों को हम जोड़ करके अगर चलेंगे तो हमारा ये व्याख्यान पूरी तरह से पूर्ण होगा। मतलब ये जो हमारा केंद्र जो जा रहा है जिस दिशा में, वास्तव में सरकार और शिक्षा नीति हमें जो कह रही है वो हमें ये कह रही है कि आप उनसे मिलिए। है ना? मतलब हम लोग जो कह रहे हैं, मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी जो है उसको हम अलग से सिद्धांत के रूप में उपस्थापित करें। हमारे वैदिक सिद्धांत, हमारी गणित, हमारी जो जितना भी है वो मुझे लगता है एक अलग प्रासाद है। हम वहां अगर जाएंगे तो कहीं भटक तो नहीं जाएंगे। इसका भी मैं चूंकि वैज्ञानिक नहीं हूं तो हमें परीक्षण करना होगा। और भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो उन्होंने ज्ञान परंपरा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का समुल्लेख किया है, वो इसीलिए किया है कि हम उसका पूरा परीक्षण कर सके और हमारी जो मंत्राधारित सृष्टि है या मांत्री सृष्टि जो भी कहेंगे, उसका भी हमें परीक्षण करना होगा। मुझे लगता है कम से कम 16वीं 17वीं शताब्दी तक तो ये चला, उसमें कोई संदेह नहीं है। 16वीं शताब्दी तक वो चला और आपकी आधी से ज्यादा ज्योतिष गांव के लोकोक्तियों में अनुदित है, जो लोग कभी जाते नहीं थे पढ़ने। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो कहते थे कि माठा रोटी घम, बाप पढ़े ना हम, पढ़ते थे ना। और हम नहीं जानते थे कि काश कृष्ण सूत्र का ये प्रथम सूत्र है, ओना मासी धम, बाप पढ़े ना हम, और ओम नमः सिद्धाय वहां गांव में अपनी भाषा में चला गया था। तो इसी तरह से ये जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं वो गांव में लोगों में आज भी अनुस्यूत हैं। उनको हमें पहचान के लाना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। ज्योतिष में अभी मैं गुरु जी से कह रहा था कि गांव में अभी भी लोग जान जाते बिना पत्रा देखे कि आज सप्तमी है, आज अष्टमी, हम लोग बल्कि नहीं जानते। तो उसे लेना पड़ेगा। मुझे लगता है वारेन हेस्टिंग जब 1789 या 79 है 83 जो भी हो, वो जब आता है, वहां से हमारी ये जो हमारी जो भारतीय चिंतन प्रणाली है वो नष्ट होना शुरू होती है। और जब नष्ट होना, अच्छा उसमें भी हम ही लोग मुख्य कारण हम ही हैं। वो विलियम जोन्स उसके बाद आया। उस समय जो बहुत बड़े पंडितों की जो वो बनाई गई, और संस्कृत को पूरी तरह से जो हमारी 6000 पाठशालाएं तो केवल बंगाल में चलती थी, उनको बंद कराया गया। और इस शिक्षा पद्धति को, जो संस्कृत की शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल परंपरा थी, उसको पूरी तरह से बंद कराया गया और उसे अवैध घोषित कराया गया। वो पूरा षड्यंत्र था उस पूरी सृष्टि, हमारी जो चिंतन प्रणाली को नष्ट कर देने की।
हमें कहा गया, जो आपने विनय जी ने अभी बहुत अच्छा इतिहास बताया, लेकिन उस इतिहास को भी भुलाने की लोगों ने कोशिश की। और जब कोशिश की तो आप देखें कि विलियम जोन्स, नहीं वो कौन है, एच एस विलियम, वो जो है विल्सन, विल्सन यहीं से पढ़ के जाता है, काशी और बंगाल से। और उसको जब प्रेमचंद तर्कालंकार आदि पंडित पत्र लिखते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है विधाता विश्व निर्माता हंसस्त्री तत्प्रिय वाहना वगैरह लिख करके दे देता है कि संस्कृत दूरवा है, ये दूरवा किसी भी तरह से नष्ट नहीं होगी, चाहे इसे छाग चर डाले और चाहे फावड़े से खोद के फेंक दिया जाए, उसकी महानता को गा देता है। बाकी वो कुछ करने को तैयार नहीं होता। और अंत में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता सनातन धर्म कॉलेज के छात्र आंदोलन भी करते हैं उसे पुनर्जीवित करने के लिए, लेकिन वो उज्जीवित नहीं होती। और कैलाश चंद्र दत्त जैसा 17 वर्ष के बच्चे को फांसी की सजा दे दी जाती है वहां। और हमारे जितने ग्रंथ हैं उन्हें एशियाटिक सोसाइटी का बहाना करके बंद करके रख दिया जाता है। वो ग्रंथ आज भी हमें मिले नहीं है, पता नहीं है कि नहीं। तो जैसे महाभाष्यकार पतंजलि शोक व्यक्त करते हैं कि हमारा एक संग्रह ग्रंथ खो गया, उसी तरह से ब्याडी का, उसी तरह से हम लोग शोक मात्र व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे चिंतन की जो हमारी वैज्ञानिक पद्धतियां थीं वो आज भी कहीं ना कहीं होंगी, उन्हें हमें खोजना पड़ेगा। इसीलिए अनेक सृष्टिवाद हमारे यहाँ आए थे। और अनेक ऋग्वेद में ही एक विस्पला की कथा आती है, रानी विस्पला। वो युद्ध के लिए जाती है, घोड़े में बैठी रहती है, और एक शत्रु आता है उसके धोखे से मार देता है, पैर कट जाता है। तो अश्विनी कुमार आते हैं और वहीं उसके कृत्रिम पैर लगाने की बात आती है, कृत्रिम पैर लगा देते हैं। और वो बेड रेस्ट करने नहीं जाती, न छुट्टी लेती, वहीं वो युद्ध के लिए चली जाती है। निस्संदेह वो भी कोई विद्या हमारे पास थी। और हम लोग जब छोटे छोटे थे, माचिस कम मिला करती थी गांव में, तो गांव वाला जो बकरी चराता था और ठंडी लगे तो हम कहे कि भैया आग जलाओ, तो आग जला के दो लाल लाल पता नहीं कौन से पत्थर खोजता था, यूं यूं करता था और आग लगा देता था, और हम लोग ताप लेते थे। तो पत्थर से आग लगती थी ये हम आज जानते हैं, लेकिन वो पत्थर कौन से हैं वो हम नहीं जानते। हमारे चिंतन में वो भूल गया। मैं भोपाल में था, एक अग्नि मात्र पर वहां सेमिनार हुआ। उसने ऋग्वेद के सभी अग्नि सूक्तों को पढ़ करके मुझे बताया कि 21 या 22 तरह की अग्नियों का वर्णन इसमें है। हम जो विस्फोट कर रहे हैं वो भी अग्नि इसमें है, और जो हम पटाखे के साथ दीपावली में चलाते हैं वो भी अग्नि इसमें। वो मुझे 21 प्रकार की अग्नियां बताया। तो मैंने उससे कहा कि सब अग्नि होगी पर साहित्य वाली अग्नि नहीं होगी। बोले असाहित्य की अग्नि कौन है? तो मैंने कहा चिता 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 क्या है, नहीं नहीं नहीं, चिता चिता समाख्याता तस्मात् चिंता गरीयसी चिता दहति निर्जीवम चिंता जीव युतम तनु। तो मैंने कहा जो चिंता वाली अग्नि है वो आपको है कि नहीं? बोले ये विचार नहीं है। हम कहा अभी संस्कृत से पीछे हो तुम, अभी भी संस्कृत से पीछे हो। तो ये चला। शाब्दी सृष्टि की बात आपने भैया पाठक भैया ने कहा ही, और सर ने विज्ञान की बात शुरू की। तो प्राणी विज्ञान का हमारे यहाँ बहुत बड़ा कोश है, कृषि विज्ञान का हमारे यहाँ वेदों से ही है। हम ऋग्वेद के 4थे या 5वें मंडल में बहुत सारा है, उसके बाद कृषि पाराशरी वगैरह हमारे यहाँ चला, और उस कृषि विज्ञान की आज जरूरत आ पड़ी है। जल विज्ञान बहुत सारा है। और एक चीज आधुनिक से आधुनिक हमने वहां देखा कि 2 तरह के कपड़े बुनने की परंपरा वहां हमें मिल रही है वेदों में, एक छिन्न और एक अच्छिन्न। छिन्न वस्त्र वो होता है जो वो ताना जाता है जब, तो बीच से जो टूट जाए, बीच से जो टूट जाए और फिर उसे जोड़ करके बिना जाए, मनोज जी जानते होंगे, तो वो अच्छिन्न वस्त्र है। वो छिन्न वस्त्र है, उसे शुभ कर्म में नहीं लाते थे, लेकिन अच्छिन्न वस्त्र को शुभ कर्म में लाते थे। उस समय कपड़ा बुनने का भी बहुत सारा वो था। और एक इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी हुई है, हाँ वो मंत्र मैं नहीं बोलूंगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी हुई है, ऑर्नामेंट्स इन ऋग्वेद हुई है ना।
उसको मैंने एक दिन पढ़ा, ऑर्नामेंट्स विद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही आभूषण विद्या कितनी, अब आभूषणों का विज्ञान कितना ज्यादा है, महिलाओं के लिए बड़ा सुखद समाचार है कि मतलब वो आज ही नहीं है, पहले भी होता था। और वहां प्रार्थनाएं की गई हैं कि मतलब किस तरह से हमें आभूषण, अच्छा प्रत्येक आभूषण के धारण का मंत्र भी है वहां, और प्रत्येक आभूषण के निर्माण का भी। हमारी हम मंत्रों के अतिरिक्त कहीं नहीं जा सकते, वो हमें कोई कुछ भी कह दे तो वो पूरी तरह से है। और भी बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा मैं बताऊं, एक दो चीजें बता देता हूं। देर तो नहीं हुई धीरज? हाँ, नहीं अभी बहुत है वहां। अच्छा देखिए, तो एक अंग्रेज जो है वो कहता है कि भारत वाले बर्तन बनाना नहीं जानते, ये मिट्टी के बर्तनों में खाया करते थे। सही भी है, मिट्टी के बर्तनों में हमारे गुरुजन जो जो वानप्रस्थ में होते थे वो खाते थे। वो भी रेफरेंस बहुत सारे मिले हैं, वो विज्ञान भी हमारे पास था, जल के स्रोतों का था, कृषि का हमने बता ही दिया। रथ निर्माण का उस समय भी बहुत जबरदस्त था, और सिंसपा से उसकी डंडिया बनेगी लंबी वाली, और कैसे लकड़ी जो चक्र बन रहे हैं वो दो तरह के बन रहे हैं। एक चक्र बन रहा है लोहे का, और क्या है वो माने अर बन रहे हैं, कहीं कहीं अर जो है वो सोने के बन रहे हैं, और चक्र बन रहा है लोहे का। उसका पूरी तरह से वर्णन कई जगह से मिल रहा है। धातु विज्ञान पर हमने पूरा व्याख्यान दिया था IIT इंदौर में। धातु खनिज, इन पर पर्याप्त सामग्री है, लेकिन आज हम उस तरह के संशोधन कर पाएंगे कि नहीं, उनकी प्रक्रिया क्या होगी। महाराज भोज जैसे कतिपय आचार्यों ने उसको लिखा है, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए तो मिलेगा। और दूसरी बात, व्यवसाय हमारे यहाँ जो थे वो पूरी तरह से प्रकृति को बचा के संरक्षण करके हम लोग व्यवसाय करते थे। वो कंपनी थी, जैसे कारी वहां शब्द मिलता है, कारी माने शिल्पकार, रथकार, तक्षाण, कौलाल, करमार, मणिकार, वप माने बीज बोने वाला। हम लोग भी देखते थे कि हल में एक और लगा के, हाँ नाटमाला, और उसमें वो बोने वाली चलती थी साथ में, और हमने किसी कविता में उसका उल्लेख भी किया है कि क्या है। तो वो है तक्षाण को। मणिकार, जौहरी, ईशुकार बाण बनाने वाला, धनुषकार धनुष बनाने वाला, ज्याकार, रज्जु सर्ज, मृगयु, स्वनिन, पौंजिष्ठ, बिदलकारी, कंटकीकारी, और पेशसकारी, भीषक, नक्षत्रदर्श, आपका महत्व नक्षत्रदर्श, ज्योतिषी, और हस्तिप, अश्वप, गोपाल, कीनास। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इंडस्ट्री के रूप में वहां काम करती हैं। गणित की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि श्यामदेव जी भी बैठे हैं, ये भी है वहां पर। गणित का बहुत बहुत कुछ वर्णन ऋग्वेद में ही मिल जाता है। ज्योतिष तो बहुत बात की चीज है, वो वहां मिल जाती है। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा पर मैं नहीं जाऊंगा, वहां भी खूब सारा है। इसके बाद पशु चिकित्सा पर भी बहुत सारे ग्रंथ हमारे यहाँ है। अजायुर्वेद, गो आयुर्वेद, हस्ती आयुर्वेद, अश्वायुर्वेद, ये भी वहां बहुत सारा हमें मिल रहा है। नाट्य और संगीत की बात ही क्या करें, नाट्य और संगीत में हम बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं। वास्तु और दुर्ग निर्माण की बात भी वहां आती है, और उससे ज्यादा विस्तृत हो जाती है हमारे नाट्य शास्त्र में। वहां जब हम नाट्य शास्त्र, मुझे लगता है वास्तु का पहला सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र ही होगा, वहां आता है। कर्मकांड में भी हम ही सबसे पुराने हैं नाट्य शास्त्र वाले, क्योंकि जब मंच की पूजा करते हैं वो सब वहां। विमान शास्त्र भी आता है। अस्त्र और शस्त्र के निर्माण की पूरी प्रक्रिया, कैसे विषदिग्ध बाण बनते थे, ये सारी बातें वहां आती हैं। तो इस तरह से बहुत चीजें हैं, और मैंने थोड़ा सा यहाँ बता दिया और आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हुआ, मेरा मानना है सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। विश्व में जो होगा वो वेद में अवश्य है, हम उसकी प्रक्रिया को जानते हैं कि नहीं, ये हमारी कमजोरी होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं भाई विनय जी को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको